तक आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल का 7 जुलाई 2018 शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे। आइए, हालांकि इसमें आपको देखेंगे कि इसमें आंसर दिए हुए हैं, फिर भी हम इन आंसरों को समझने की कोशिश करेंगे और एक तरह से अपना रिवीजन बूस्ट करेंगे एग्जाम के लास्ट टाइम पर। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी अवधारणा अवसर लागत से संबंधित है। अवसर लागत से कौन सी अवधारणा संबंधित है। अगला सबसे अच्छा विकल्प, सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति, आवश्यकताओं की संतुष्टि, विभिन्न वस्तुओं में से चुनाव। तो इसमें अवसर लागत क्या होता है कि एक अलग किसी वस्तु से अलग कोई अवसर, जिससे हमें कोई कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य की अपेक्षा कोई अच्छा विकल्प जो हम अच्छे से कर सकें। अगला सबसे अच्छा विकल्प होता है हमारा अवसर लागत। आइए, उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र क्या देता है। चिंताजनक उत्पादन, अवसर समुच्चय, अप्राप्त संयोग, स्पष्टोक्ति में विकल्पों का समूह होता है। इसमें क्या दिखाता है, उत्पादन संभावना वक्र हमारा क्या दिखाता है, अवसर समुच्चय। चलिए, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र अवतल क्यों होता है, क्यों अवतल होता है। ये होता है हमारा आश्रय समान अवसर लागत नियम के कारण तो होगा नहीं, स्थिर अवसर लागत के नियम के कारण, बढ़ती अवसर लागत नियम के कारण, आर्थिक संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के लिए पूरी तरह अनुकूल होने के कारण। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है अवतल क्यों होता है, क्यों होता है, ये होता है बढ़ती अवसर लागत नियम के कारण। कौन सा बुनियादी आर्थिक संकल्पना उत्पादन संभावना वक्र द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। कौन सी बुनियादी आर्थिक संकल्पना है जो उत्पादन संभावना वक्र द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो संसाधनों की कमी की जाती है। उत्पादन संभावना वक्र द्वारा अवसर समुच्चय में से समाज द्वारा चयन किया जाता है, अवसर लागत की जाती है। किसको प्रदर्शित नहीं करता है, उत्पादन संभावना वक्र मुक्त संभावना को व्यक्त नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चयन की समस्या क्या है। विभिन्न इच्छाओं की संतुष्टि करने के लिए उसमें से चयन, एक समान समाज का चयन, सीमित इच्छाओं का चयन, संसाधनों का चयन। तो इसमें क्या आ जाएगा, चयन की समस्या कौन सी है, विभिन्न इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए उसमें से चयन। और यहाँ अभिकथन दो रखे दिए हुए हैं, जिसमें दो अभिकथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दिए गए अभिकथनों के संबंध में योग्य विकल्प का चयन करें। देखिए, अभिकथन 1 है, ए है और अभिकथन बी है। अभिकथन ए क्या कहता है, आर्थिक विकास पूंजी संचयन तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है। ठीक है, गरीब विकासशील देश के लिए पूंजी संचयन अत्यधिक आवश्यक है। दोनों ही ठीक है हमारे, कोई किसी की व्याख्या करता है ऐसा तो कुछ नहीं है, तो दोनों ही ठीक है, इसलिए दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है वो बताना है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के साथ पूर्णता के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, आइए, आर्थिक मॉडल का परीक्षण शायद ही जटिल होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र स्वतंत्र बाजारों से संबंधित होता है। कैटेगरीज का अर्थ है अन्य घटकों को यथास्थिर रखना। इसमें जो सत्य नहीं है वो बताना है। तो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो अर्थव्यवस्था के साथ पूर्णता के रूप में व्यवहार करता है, ये तो करेक्ट ही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, स्वतंत्र बाजारों से संबंधित होता है। और कैटेगरीज परिवेश क्या होता है, अन्य घटकों को यथास्थिर रखना है। और ये गलत हमारा कौन सा है, आर्थिक मॉडल का परीक्षण शायद ही जटिल होता है, ये हमारा गलत है। और कौन सा कथन असत्य है, इस चीज़ को बहुत ध्यान देना, सत्य असत्य कौन सा पूछा गया है। मार्शल का अर्थशास्त्र मनुष्य भौतिक कल्याण का अध्ययन है, ये सही है तुम्हारा। रॉबिन्स का अर्थशास्त्र अभाव और चयन का विज्ञान है, ये भी सही है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों की संपत्ति की प्रगति कारणों की जांच करता है, ये भी सही है।
तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा, अभाव की संकल्पना केवल गरीब देशों में मान्य है, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री कहते हैं, ये किसने कहा है, ये कथन है जो किसने कहा है, ये कहा है हमारा जेकब बाइनर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता की मांग एक है, उपभोक्ता की मांग क्या है, वस्तु के लिए इच्छा, वस्तु प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु प्राप्त करने की क्षमता, वस्तु को खरीदने की इच्छा और उसके लिए भुगतान करने की क्षमता। तो उपभोक्ता की मांग क्या होती है कि वस्तु को हमें खरीदने की इच्छा के साथ साथ हमारे पास उसको खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी हमारी मांग होती है, मांग कहलाती है। सम सीमांत उपयोगिता के तहत उपभोक्ता के संतुलन की सीमा कौन सी नहीं है, उपभोक्ता के संतुलन की सीमा नहीं है। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं पर सीमांत उपयोगिता को मापना मुश्किल है। विवेकशील उपभोक्ता, कुछ वस्तुओं की अविभाज्यता, धन खर्च करते समय उपभोक्ता की आदतें एवं रिवाज। तो बताइए सम सीमांत उपयोगिता के तहत उपभोक्ता संतुलन की सीमा कौन सी नहीं है, तो विभिन्न वस्तुओं पर सीमांत उपयोगिता की मापना मुश्किल है, ये इसकी सीमा है। कुछ वस्तुओं की अविभाज्यता भी सीमा है। धन खर्च करते समय उपभोक्ता की आदत एवं रिवाज भी सीमा है। विवेकशील उपभोक्ता जो है इसकी सीमा में नहीं आता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिमान वक्र के तहत उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है, उपभोक्ता के संतुलन की शर्त क्या होती है, वस्तु पाई के लिए वस्तु x की सीमांत प्रतिस्थापन की दर निश्चित ही बढ़नी चाहिए। वस्तु y के लिए वस्तु x की MRS दोनों वस्तुओं के मूल अनुपात से कम होनी चाहिए। वस्तु y के लिए वस्तु x की MRS दोनों वस्तुओं के मूल अनुपात के बराबर होनी चाहिए। वस्तु y के लिए वस्तु x की MRS दोनों वस्तुओं के मूल अनुपात से अधिक होनी चाहिए। यहाँ अधिक की बात कर रहा है, यहाँ कम की बात कर रहा है, यहाँ निश्चित की बात कर रहा है, यहाँ पे की बात कर रहा है बराबर की। तो उपभोक्ता का संतुलन किस तरह की शर्त होगा, यहाँ चीज़ें बराबर होगी। तो ये जाएगा वस्तु y के लिए वस्तु x की MRS दोनों वस्तुओं के मूल अनुपात के बराबर होनी चाहिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकृष्ट वस्तुओं के मामले में आप आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव कैसे काम करता है, ये बताना है आपको। तो आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, नहीं जी। आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव के विरुद्ध दिशा में काम करता है। आय प्रभाव चालू रहता है और प्रतिस्थापन प्रभाव स्थिर बना रहता है। जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से कमजोर होता है तब मांग की गई मात्रा मूल्य के साथ धनात्मक रूप से बदलती रहती है। आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव का संबंध बताना है निकृष्ट वस्तुओं के लिए। तो आपको पता ही होगा कि आय प्रभाव जो होता है प्रतिस्थापन प्रभाव के विरुद्ध दिशा में काम करता है। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत किसके द्वारा निर्धारित होती है, किसी वस्तु की कीमत किससे निर्धारित होती है, कुल उपयोगिता से, सीमांत उपयोगिता से, हास्यमान सीमांत उपयोगिता से, सब सीमांत उपयोगिता से। किसी वस्तु की कीमत किससे निर्धारित होती है, उसकी सीमांत उपयोगिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजिल वक्र से संबंधित है, एंजिल वक्र के बारे में बताना। मूल्य खपत वक्र, प्रतिस्थापन वक्र की हास्यमान सीमांत दर, आय खपत वक्र, आपूर्ति वक्र। एंजिल वक्र तो आपको पता ही है आय और उपभोग से संबंधित होता है, तो आय और उपभोग खपत वक्र हो जाएगा इसका आंसर। मांग में कमी का अर्थ क्या होता है, बताइए। कीमत में गिरावट के कारण मांग में वृद्धि, नहीं। कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी। समान कीमत पर अधिक मांग, समान कीमत पर समान। बताइए मांग में कमी, तो मांग में कमी, तो मांग में कमी होनी चाहिए। तो ये इसका कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी। समान कीमत पर मांग में कमी, उसको बोलते हैं मांग में कमी। कीमत वही है फिर भी मांग कम हो रही है, तो उसको रियलिटी में उसको बोलेंगे मांग में कमी। गिरफिन वस्तुओं के मामले में कीमत में गिरावट क्या दर्शाती है, कीमत में गिरावट क्या दर्शा रही है।
मांग में वृद्धि, मांग में गिरावट, स्थिर मांग, मांग में विस्तार। तो गिरफिर वस्तुओं कैसी होती हैं? निम्न वस्तुएं होती हैं, इनके लिए अपोजिट नियम लागू होता है। जैसे मांग के नियम में कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, इनमें कीमत गिरती है तब भी मांग गिरती है। क्वेश्चन, एक मांग वक्र जो एक्स अक्ष के क्षैतिज और समांतर होता है वह दर्शाता है। ठीक है, मांग वक्र कैसा है? एक्स अक्ष के क्षैतिज में। पूर्णतः बेलोचदार मांग, अपरिमित लोचदार मांग, एकल लोचदार मांग, सापेक्ष बेलोचदार मांग। तो एक्स अक्ष के क्षैतिज है तो वो कैसा वक्र होगा? वो होगा हमारा अपरिमित लोचदार मांग। मांग वक्र का आकार आयताकार अति परवलय होता है जब बिंदु मूल्य सापेक्ष में होती है। पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, सापेक्ष लोचदार मांग, मांग वक्र का पूर्णतः एकल लोच। आयताकार परवलय में क्या होता है? मांग वक्र में पूर्णतः एकल लोच होती है। निम्न वस्तुओं के मांग की सबसे कम मूल्य सापेक्षता है। किसकी सबसे कम मूल्य सापेक्षता है? सामान्य नमक, कार, कॉफ़ी, कपड़े। कुछ तो हमारी डेली बेसिस की चीज़ें हैं, इसमें कुछ हमारी लग्जरीज चीज़ें, जो नेसेसरी चीज़ जो होती हैं वही हमारी कम मूल्य से, इनकी कम मूल्य सापेक्षता रहती है, क्योंकि नमक को ना ज़्यादा हम अधिक कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। इनका इतना अमाउंट चाहिए तो वही चाहिए, तो अनिवार्य वस्तु में आती है। आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में भूमि का क्या अर्थ है? भूमि का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में मिट्टी से विनिमय मूल्य होने वाली सभी प्राकृतिक संसाधन, केवल खनिज भंडार, केवल कृषि भूमि। तो अर्थशास्त्र में भूमि से अर्थ होगा हमारा विनिमय मूल्य होने वाले सभी प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजी और श्रम के विभिन्न संयोजन के साथ कॉब डगलस उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादन की कितनी मात्रा प्राप्त की जा सकती है? ये कॉब डगलस उत्पादन प्रक्रिया के उपयोग करके उत्पादन की कितनी मात्रा प्राप्त की जा सकती है? पूंजी और श्रम के बहुत सारे विभिन्न संयोगों का प्रयोग करके बताइए। इसमें इष्टतम, न्यूनतम, इकाई, अधिकतम। तो जाहिर सी बात है, पूंजी श्रम के विभिन्न संयोगों को उत्पादन प्रकार में प्रयोग करने से क्या होगा? हमारा उत्पादन की अधिक मात्रा प्राप्त होगी। एक लागत जो एक फर्म द्वारा व्यय की जाती है वापस प्राप्त नहीं हो सकती है, उसे कहा जाता है। ठीक है, परिवर्तनीय लागत, डूब लागत, स्थिर लागत या सीमांत लागत। तो जाहिर सी बात है, जिसको एक बार व्यय हो गई उसको वापस नहीं डाल सकते, तो इसका मतलब वो डूब गई, तो इसको हम बोलते हैं डूब लागत। कौन सा वक्र लिखित रूप से यू आकार का नहीं होता? यू आकार का कौन सा नहीं होता है? दीर्घकालीन औसत लागत, कुल स्थिर लागत, औसत परिवर्तनीय लागत, सीमांत लागत। जाहिर सी बात है, यू आकार का कौन सा नहीं होता है? कुल स्थिर लागत वाला वक्र नहीं होता है। समोत्पादक को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? समान लागत वक्र, उत्पादन के संतुलन का समोत्पाद वक्र, समान राजस्व वक्र, उपभोक्ता के संतुलन का अधिगम वक्र। तो समोत्पादक के ही परिभाषित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन के संतुलन का समान उत्पाद वक्र। परिवर्तनीय अनुपात के नियम के तहत परिवर्तनीय कारक का औसत और सीमांत उत्पाद अंत में, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद अंत में क्या होते हैं? इसमें परिवर्तनीय अनुपात के नियमों में ये दोनों ही घटे जाते हैं। यदि एक दिए गए अनुपात में सभी कारकों में वृद्धि करते हैं और उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है तो प्रतिबल है डैश है, ऐसा कहा जाता है। जैसे सभी कारकों में वृद्धि करते हैं, उत्पादन में भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है,
तो वृद्धिमान प्रतिफल होगा या रैखिक सजातीय उत्पादन प्रकार होगा, घटता हुआ प्रतिफल होगा या परिवर्तनीय प्रतिफल होगा। तो ये समान ही हो रहा है, तो रैखिक समजातीय उत्पादन प्रकार में होगा। एक वस्तु की आपूर्ति की संकल्पना क्या संदर्भित करती है? एक वस्तु की आपूर्ति की संकल्पना स्टॉक या प्रवाह, स्टॉक प्रवाह दोनों, ना ही स्टॉक ना ही प्रवाह। तो इस वस्तु की आपूर्ति की संकल्पना होती है हमारी प्रवाह। यदि आपूर्ति वक्र ऊपर की ओर स्लोप वाला है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम के रूप में हो जाती है। जैसे आपूर्ति वक्र कैसा है, ऊपर की ओर स्लोप वाला है, वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि, आपूर्ति की मात्रा में कमी, आपूर्ति में वृद्धि, आपूर्ति में कमी। जाहिर सी बात है, आपूर्ति में वृद्धि होगी तो कीमतों में वृद्धि हो रही है तो आपूर्ति में वृद्धि होगी। आपूर्ति में वृद्धि का कारण क्या होता है? निविष्टों की कीमत में वृद्धि, निविष्टियों की कीमतों में वृद्धि, निविष्टियों की कीमत में कमी, करों में वृद्धि, प्रौद्योगिकी की अवनति। तो आपूर्ति में वृद्धि कब करेंगे? जो हम जिन इकाइयों का प्रयोग करके हम उत्पादन कर रहे हैं उनके रेट कम हो जाएंगे तभी तो करेंगे। तो इनपुट्स की कीमतों में कमी होने पर हम आपूर्ति में वृद्धि करेंगे। यदि आपूर्ति वक्र x अक्ष के समांतर ऊर्ध्वाधर रूप से सीधी रेखा है तो आपूर्ति की लोच होगी। तो y अक्ष के समांतर ऊर्ध्वाधर है, एक सीधी रेखा है। बताइए आपूर्ति की लोच क्या हो जाएगी हमारी? आपूर्ति की लोच हमारी हो जाएगी शून्य, पाई एच के समांतर ऊर्ध्वाधर रूप से एक सीधी रेखा होने पर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम समाज कल्याण के लिए पेरेटो की संकल्पना किस पर आधारित है? पेरेटो की संकल्पना किस पर आधारित होती है? गणनावाचक उपयोगिता पर या क्रम सूचक उपयोगिता, उत्पादन के कारणों की स्थिरता और विभाज्य माल। तो अधिकतम सामाजिक समाज के कल्याण के लिए पेरेटो की संकल्पना क्या है? तो ये किस पर आधारित है हमारी? क्रम सूचक उपयोगिता पर। कोई एकाधिकारवादी व्यक्ति इस किस पर नियंत्रण करता है? उत्पादन या कीमत पर और कीमत पर, या तो उत्पादन या कीमत पर। उत्पादन कीमत उपभोक्ता पर, ना तो उत्पादन ना ही कीमत पर। तो हमारे एकाधिकारवादी जो होता है वो या तो उत्पादन पे ही कर पाएगा एक बार में, या फिर कीमत को ही कर पाएगा। एकाधिकार के तहत सामाजिक कल्याण होता है। सामाजिक कल्याण कैसा होता है भाई? एकाधिकार में मेन पर्पज क्या होता है? अपन लाभ कमाना। तो इसमें सामाजिक कल्याण पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसमें कम ही रहता है सामाजिक कल्याण। यदि मांग की मूल्य सापेक्षता डैश है, एकाधिकारवादी के लिए दोनों बाजारों के बीच भेदभाव करना लाभदायक नहीं होगा। अलग है, एक समान है, अनंतर शून्य है। जब ये बता रहा है कि एकाधिकारवादी बाजार में मूल्य सापेक्षता किस तरह की हो कि मूल्यों में भेद करना लाभदायक नहीं होगा। कब होगा? जब दोनों की मूल्य लोच एक जैसी होगी, मूल्य सापेक्षता एक समान होगी, तो वहाँ भेद करने का कोई मतलब नहीं होता है। यदि पूर्वता के तहत लघु अवधि में औसत लागत को मूल्य में समाहित नहीं किया जाता, मतलब पूर्व प्रतियोगिता के तहत लघु अवधि में औसत लागत को मूल्य में समाहित नहीं किया जाता, तो जब तक फर्म द्वारा मूल्य में डैश समाहित की जाएगी तब तक फर्म बाजार में होगी। मतलब ये कह रहा है कि पूर्व प्रतियोगिता की बात है ना, इसमें लघु अवधि में औसत लागत को मूल्य में समाहित नहीं किया जाता है। जब तक फर्म द्वारा मूल्य में डैश समाहित किया जाएगा तब तक फर्म बाजार में होगी। देखते हैं क्या हुआ। औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनीय लागत, सुनिश्चित लागत, अर्जित किया गया कुछ लागत। तो इसमें आएगा हमारा औसत परिवर्तनीय लागत। मतलब यदि पूर्व प्रतियोगिता के तहत
लघु अवधि में औसत लागत को मूल्य में समाहित नहीं किया जाता। जब तक फर्म द्वारा मूल्य में औसत परिवर्तनशील लागत समाहित किया जाए तब तक फर्म बाजार में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत कौन सी कम अवधि में फर्म के संतुलन की परिस्थिति है? पूर्ण प्रतियोगिता के तहत कह रहा है कि कौन सी कम अवधि में फर्म के संतुलन की परिस्थिति है? औसत लागत सीमांत लागत के बराबर है, औसत लागत मूल्य के बराबर है, सीमांत लागत मूल्य के बराबर है, औसत लागत सीमांत लागत से अधिक है। तो यहाँ सीमांत लागत जो होती है वो मूल्य के बराबर होती है। ठीक है। अपूर्ण प्रतिष्ठा के तहत विक्रय लागत की संकल्पना को मूल्य सिद्धांत में किसके द्वारा शामिल किया गया था? विक्रय लागत की संकल्पना स्टोनियर, हेग, एडवर्ड एच चैम्बरलिन, जॉन रॉबिन्सन, जेम्स ई हेब्डन। तो किसने सम्मिलित किया था? एडवर्ड एच चैम्बरलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में विक्रय लागतों के प्रभाव के तहत अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाली एक फर्म के लिए मांग की मूल्य सापेक्षता होगी। तो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या है? विक्रय लागतों के प्रभाव के तहत अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाली, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में विक्रय लागतों के प्रभाव के तहत अधिकतम लाभ करने वाली एक फर्म के लिए मांग की मूल्य सापेक्षता होगी। कम होगी, बढ़ोतरी होगी, स्थिर होगी, अनंत होगी। तो क्या होगी? कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंक बिंदु के ऊपर एक किंकड़ मांग वक्र में होता है। क्या होता है? किंकड़ मांग वक्र में होता है हमारा उच्चतम लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूओपोली का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा पेशित किया गया था? बताइए, ड्यूओपोली किसके का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा पेशित किया गया था? ये किया गया था आपका ऑगस्टीन कार्नोट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य बताना है? बताइए। 1976 में रैगनर फिश द्वारा माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का निर्माण उपयोग किया गया था। कैटरिस परिवेश का अर्थ होता है अन्य घटकों को यथास्थिर रखना होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के साथ पूर्णता के रूप में व्यवहार करता है। जे.एम. काइनेस ने समष्टि अर्थशास्त्र पर जोर दिया था। तो देखते हैं, हमारा गलत कथन है। 1936 में रैगनर फिश द्वारा माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का निर्माण और प्रयोग किया गया था। ये हमारा गलत है। कैटरिस परिवेश का अर्थ ये करेक्ट है, अन्य घटकों को यथास्थिर रखना। समष्टि अर्थशास्त्र के साथ पूर्णता के रूप में व्यवहार करना। जे.एम. काइनेस ने समष्टि अर्थशास्त्र पर जोर दिया। चलिए, आय के वित्तीय प्रभाव में परिवार फर्मों के उपभोक्ता होते हैं। परिवार फर्मों के उपभोक्ता होते हैं। संसाधनों के स्वामी नहीं होता है। कंपनियों को संसाधनों की पूर्ति करता है। मजदूरी, ब्याज, किराया और लाभ के रूप में आय प्राप्त नहीं करते हैं। निवेश निधि के स्रोत नहीं है। आय के वित्तीय प्रभाव में परिवार फर्मों के उपभोक्ता होते हैं। ये क्या करते हैं? कंपनियों को संसाधनों की आपूर्ति करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी बाजार मूल्य पर किसके बराबर होता है? जीडीपी बाजार मूल्य पर किसके बराबर होता है? अंतिम माल का मूल्य, मध्यवर्ती माल का मूल्य, कच्चे माल का मूल्य, मूल्यह्रास सहित अंतिम माल का मूल्य। किससे होता है जीडीपी बाजार मूल्य पर? मूल्यह्रास सहित अंतिम माल का मूल्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जीएनपी जीडीपी के बीच क्या अंतर है? केवल निर्यात का, केवल आयात का, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय का और निवल विदेशी निवेश का। जीएनपी और जीडी के बीच अंतर का क्या कारण रहता है हमारा? विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय का, क्योंकि एन नेशनल होता है, डी हमारा डोमेस्टिक होता है। ठीक है, निवल घरेलू उत्पाद क्या है? बताइए, निवल घरेलू उत्पाद क्या है? मूल कीमत पर सकल वर्धित मूल्य, जीबीए। मूल कीमतों पर जीबीए प्लस उत्पाद सब्सिडी माइनस उत्पाद कर। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। तो यहाँ हमारी किसकी बात कर रहा है? एनडीपी की बात कर रहा है। तो एनडीपी के लिए हम क्या करेंगे? सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास का माइनस करेंगे। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक की बात हो रही है तो डोमेस्टिक में से ही मूल्यह्रास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी किसके बराबर होता है हमारा? यहाँ से वही क्वेश्चन हम समझा रहे थे भैया, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास के बराबर होता है। कौन सा अर्थशास्त्र में कुल मांग को निर्धारित करता है? कुल मांग को कौन निर्धारित करता है? व्यक्तिगत प्रायोज्य आय, व्यक्तिगत आय, वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी, सरकार का राजस्व। कुल मांग को निर्धारित कौन करता है? ये करता है व्यक्तिगत प्रायोज्य आय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन लागत पर सकल मूल्य वर्धित किसके बराबर होता है? साधन लागत पर सकल मूल्य वर्धित किसके बराबर होता है? बताइए। कुल मूल कीमतों पर जीबीए प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी, जीडीपी प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी, वास्तव में प्राप्त जीडीपी, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती खपत माइनस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। तो साधन लागत पर सकल मूल्य वर्धित ये बराबर होता है हमारा उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती खपत माइनस कोष्टक उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो कथन दे रखे हैं, दोनों कथनों का संबंध में योग्य विकल्प का चयन करना है। चलिए, कथन 1 है, उद्यमों को किए गए भुगतान को ऑपरेटिंग अधिशेष या मिश्रित आय कहा जाता है। कर्मचारियों को दिए गया भुगतान कर्मचारियों को दिए जाने वाला मुआवजा कहा जाता है। ठीक है, फिर तो नहीं सही है। इसमें जो उद्यमियों को दिया जाता है उसे ऑपरेटिंग अधिशेष या मिश्रित आय कहते हैं। जो कर्मचारियों को दिया जाता है उसको मुआवजा कहते हैं। सकल आपूर्ति सकल मांग की अवधारणा का सबसे पहले इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? सकल आपूर्ति सकल मांग का सबसे पहले प्रयोग माल्थस के द्वारा किया गया था। यहाँ दो कथन है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इनमें संबंधों में योग्य विकल्प का चयन करना है। एक साधारण दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कुल मांग उपभोक्ता वस्तुओं और निवेश वस्तुओं के होती है। उपभोक्ता वस्तुओं और निवेश वस्तुओं के होते हैं। जो क्षेत्रीय अर्थशास्त्र में खपत व्यय की तुलना में निवेश व्यय का जीडीपी में उच्चतम अनुपात होता है। तो इसमें कौन सा कथन सकते हैं? मतलब एक साधारण दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कुल मांग उपभोक्ता वस्तु और निवेश वस्तु के होते हैं। ठीक है, इस क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में खपत व्यय की तुलना में निवेश व्यय का जीडीपी में उच्चतम अनुपात जरूरी नहीं है। तो हमारा पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीन्स के अनुसार जब आय डैश तब उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति कम हो जाती है। ठीक है, कीन्स के अनुसार कीन्स क्या कहते हैं? जब आय बढ़ जाती है तब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचत और गुणक से
बचत और गुणक से सीमांत प्रवृत्ति का संबंध होता है। सीमांत प्रवृत्ति का संबंध बचत और गुणक से कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, स्थिर या अनिश्चित। बचत और गुणक से सीमांत प्रवृत्ति का संबंध होता है हमारा ऋणात्मक। चलिए, शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति में बेरोजगारी मौजूद होती है? पूर्ण रोजगारी की स्थिति में बेरोजगारी क्यों मौजूद होगी भाई? नहीं होती है, ये शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने बताया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 156 है। मान लीजिए दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में खपत कार्य निवेश इतना है, इन्वेस्टमेंट इतना है, उपभोग इतना है और निवेश इतना के रूप में दिया गया है। आय का संतुलन स्तर क्या होगा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1200 का। अतः निवेश गुणक क्या निर्धारित करता है? निवेश गुणक क्या निर्धारित करेगा? राष्ट्रीय आय का मान, उपभोग करने के लिए औसत प्रवृत्ति की मान, उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति का मान, स्वायत्त निवेश का मान। तो निवेश गुणक क्या होगा? निवेश गुणक हुआ उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वि सेक्टर अर्थव्यवस्था की कुल आय इतने करोड़ है, उसका समग्र MPC 80% होने का अनुमान है। अपनी कुल आय को दुगना करने के लिए अर्थव्यवस्था को एक ही बारी में कुल मिलाकर कितना निवेश करने की आवश्यकता है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20 करोड़। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर मुद्रास्फीति में वार्षिक मूल्य में वृद्धि किस दर से होती है? एक अंक, दोहरे अंक, 3 अंक, 3 से अधिक अंक। हाइपर मुद्रास्फीति में वार्षिक वृद्धि किस दर से होती है हमारी? 3 अंक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब निजी व्यय के कारण अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है तब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? जब निजी व्यय के कारण अतिरिक्त मांग उत्पन्न हो गई, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? सार्वजनिक व्यय में कटौती, आय का कराधान, बैंक दर में वृद्धि, बजट घाटे में कमी। तो हमें क्या करना चाहिए? आय का कराधान कर लेना चाहिए। 161 क्वेश्चन है, पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार धन को किसी ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे विनिमय के माध्यम और के रूप में स्वीकार किया जाता है। मूल्य संचयन, मूल्यमान, स्थगित भुगतान के मान, उत्पादक तो मूल्यमान के रूप में, ठीक है, विनिमय का माध्यम मूल्य के मान के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन, आधारभूत धन में क्या शामिल होता है? आधारभूत धन में तो पता ही है, जनता द्वारा रखा गया रूपण, वाणिज्य बैंकों की नकदी भंडार, वाणिज्य बैंकों के ऋण, बैंकों की मांग, सावधि जमा ऋण, केवल मुद्रा और मुद्रा मांग। इसमें क्या आता है हमारा? जनता द्वारा रखा गया रूपण और वाणिज्य बैंकों की नकदी भंडार, ये आता है आधारभूत धन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। केंद्रीय बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सत्य है। केंद्रीय बैंक सरकारी बैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी ठीक है। केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, ये भी ठीक है। केंद्रीय बैंक बैंकों के क्रेडिट संचार को नियंत्रित नहीं करता, ये गलत है। केंद्रीय बैंक क्या करता है? बैंकों के क्रेडिट संचार को नियंत्रित करता है। खुले बाजार संचालन के माध्यम से केंद्रीय बैंक किसका क्रय विक्रय नहीं करती? गोल्ड का, सरकारी प्रतिभूतियों का, विदेशी मुद्रा, निजी प्रतिभूतियाँ। खुले बाजार संचालन में केंद्रीय बैंक किसका क्रय विक्रय नहीं करती है? निजी प्रतिभूतियों का करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य बैंकों द्वारा किसके आधार पर क्रेडिट तैयार किया जाता है? कुल संपत्ति, प्रतिभूतियाँ, बैंक जमा, गोल्ड भंडार। तो क्रेडिट किसके द्वारा तैयार होता है हमारा? बैंक जमा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दिए गए हैं। अत्यधिक जनसंख्या के कारण भारत को अधिक वित्तीय समावेशन की जरूरत है। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अधिक बैंकों की आवश्यकता है। तो दोनों ही ठीक हैं।
दोनों ही सत्य हैं, स्वतंत्र रूप से दोनों ही स्वतंत्र रूप से सत्य हैं। भारत में शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों के कैश रिजर्व अनुपात का निर्णय कौन लेता है? बताइए। CRR का निर्णय कौन लेता है? बाजार की शक्तियाँ, वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, राजकोषीय का अधिकारी। तो शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंक होती हैं उनके लिए CRR निर्धारण कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2016 से प्रभावी गठित मौद्रिक नीति समिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितने सदस्य हैं? रिजर्व ऑफ इंडिया में कितने सदस्य हैं? 3। हमारे 3। अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों में नर्सिंग समिति सेकंड की सिफारिशों में से कौन से सत्य नहीं है? बताओ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं कर्मचारियों का पुनरुद्धीकरण, राष्ट्रीय के 8 से 10 बैंकों के Tier 2 के तहत बैंकिंग संरचना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बजटीय पुनर्पंजीकरण को समाप्त करना, नए निजी बैंकों को लाइसेंस बिना बंद कर दिया जाना चाहिए। कौन सा सत्य नहीं है इसमें? डी, ये नए निजी बैंकों को लाइसेंस बिना बंद कर देना चाहिए, ये गलत है। जो कि इसमें क्या किया गया था? नर्सिंग समिति सेकंड में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं और कर्मचारियों का युक्तिकरण किया गया था। राष्ट्रीय नीति के 8-10 बैंकों की Tier 2 के तहत बैंकिंग संरचना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के राष्ट्रीय पुनर्पंजीकरण को समाप्त करना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छोटे बैंक पेमेंट बैंकों की स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी कितनी है? तो छोटे बैंक और पेमेंट बैंकों के लिए 100 करोड़ है आवश्यक पूंजी। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय के बीच अंतर, राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय के बीच अंतर, पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में जो दिया गया है उसे जोड़कर, कुल व्यय, कुल राजस्व प्राप्तियाँ, कुल ऋण, पूंजीगत प्राप्तियों के बीच का अंतर, कुल राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय के बीच का अंतर। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है हमारा? राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय के बीच अंतर, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में जो दिया गया है उसे छोड़कर। 2 कथन दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए योग्य विकल्प चुनिए। सरकारी बजट में शून्य आधारित बजट पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा 1979 में पेश किया गया था। कथन सेकंड है कि ZBB एजेंसी को दिया जाने वाला संसाधनों का निर्धारण है जो एक अनुमानित शून्य आधार में ऊपर से नीचे तक क्या किया जा रहा है उसका पुनर्मूल्यांकन करता है। तो ये दोनों ही सत्य हैं हमारे। जो सरकारी बजट में शून्य आधारित बजट पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा 1979 में पेश किया गया था, ये ठीक है हमारा। और ZBB एजेंसी को दिए जाने वाले संसाधनों का निर्धारण है जो एक अनुमानित शून्य आधार में ऊपर से नीचे तक क्या किया जा रहा है उसका पुनर्मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट, कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं? आर्थिक विकास के संवर्धन, सार्वजनिक जवाबदेही, वर्तमान कार्यक्रमों इन नीतियों को प्रेषित करने के लिए संवितरण का कोई वित्तीय मंत्र। कौन सा नहीं होगा हमें? संवितरण का कोई वित्तीय मंत्र नहीं। ये बजट सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। कौन सा सरकार की कर देय राजस्व प्राप्ति नहीं है? PSU से लाभ और लाभांश, सीमा शुल्क, दंड, जुर्माने, ब्याज से आय। सरकार की करेक्टर राजस्व की प्राप्ति से संबंधित नहीं है हमारा सीमा शुल्क।